जयंत को शहीद हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि जेठ उस पर डोरे डालने लगे हैं। पिछले सप्ताह वह सुबह के कंधे पर हाथ रखते रखते रह गए थे। यूं रो रो कर जान ही दे देगी क्या। सुबह अपना निचला होठ काट कर उधर से दूसरे कमरे में चल दी थी। जेठ देखते ही रह गए थे। अंदर से द्वार पर कड़ी चढ़ाकर तमाम रात वह सिसकती सुबकती रहती थी। जयंत कितना चाहते थे उसे। जब भी वे घर आते सुबह सुबह की रट लगाते हुए उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटा करते थे। वह भी तो उन्हीं के नाम की माला जपा करती थी। जयंत सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। सुबह और उनका रिश्ता उन्हीं की इच्छा अनुसार तय हुआ था। बीए के बाद वह बीएड करने की सोच ही रही थी कि एक दिन उसने जयंत को चुपके से अपना दिल दे दिया। वह उन दिनों अवकाश पर घर आए हुए थे। देखिए साहब, जयंत के बड़े भाई जगनलाल बोले थे, हमारे भैया फौज में हैं। आप जानते हैं कि फौजियों की जिंदगी बहादुरी भरी होती है। सुबह के पापा ने हंसी का उन्मुक्ता ठहाका लगा दिया था। वह स्वयं भी तो वायुसेना के सेवानिवृत्त लीडर थे। उन्होंने पूछा था, आप किस जॉब में हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के रेवेन्यू विभाग में हूँ। जेठ ने उन्हें अपने व्यवसाय से परिचित कराया था। ठीक है साहब, पापा संतुष्ट हो गए थे। हमें लड़का पसंद है। मुझे एक बात और कहनी है, जुगललाल ने चाय का घूंट भरकर कहा था। हम लोग जात के पारसी हैं और हम कायस्थ हैं। पापा ने हंसी का ठहाका लगा दिया था। मैं जात पात को नहीं मानता, हमें लड़की पसंद है। जुगल राज भी मुस्कुरा दिए थे। हमें भी केवल कन्या चाहिए और कुछ नहीं। या तो आपकी दरिया दिली है। पापा विनम्र हो आए थे। वरना आज के जमाने में नहीं साहब, हमें कोई लोभ लालच नहीं है। जेठ बोले थे। चटमंगनी पटब्याह के अनुरूप उसी महीने उनका विवाह हो गया था। जयंत सुबह को अपने साथ कश्मीर ले गए थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग भी वहीं थी। साल भर तक वह वहीं रहती थी। उसके बाद जयंत को उत्तर पूर्वी सीमांत पर भेज दिया गया था। सुबह को उन्होंने घर पर छोड़ दिया था। 2 महीने पहले जयंत महीने भर की छुट्टियों पर घर आए हुए थे। सुबह की प्रशंसा था, कोई और छोर ना था। जयंत भी तो उसी में डूबने लगे थे। एक दिन उसकी ठोड़ी उठाकर उन्होंने कहा था, इस बार मैं तुम्हें उत्तर पूर्वी सीमांत की सैर कराऊंगा। फैमिली साथ रखने की अनुमति मिलते ही मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। जयंत ड्यूटी पर गए थे। सुबह उदास हो आई थी। सीमांत पर पहुंचते ही उन्होंने वहां से अपनी कुशल क्षेम भेजी थी। उसके सपने कुलबुलाने लगे थे। उनमें वह उत्तर पूर्वी सीमांत पर कुलचाने भरा करती, किंतु उस दिन तो उसके ऊपर जैसे ब्रजपात्र ही हो गया जब घर पर तार आया था कि जयंत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। सुबह गुमसुम ही हो आई थी। उसकी आंखें जैसे पथरा गई थी। धीरे धीरे उनमें गीलापन भरने लगा था और अब तो उसकी आंखों की बरसात थमती ही नहीं है। बरसती आंखों के कारण उसकी दृष्टि भी धुंधलाने लगी है। उस घर में सुबह की स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह हो आई है। जो सास कभी उसे सिर आंखों पर बिठलाया करती थी, वही अब उसे जब तब जली कटी सुनाने लगती है। जिस जेठ ने कभी उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था, उन्हीं की नियत में अब खोट भरने लगा है। जीजी, सुबह उठते ही सुबह ने जेठानी से गिला शिकवा किया था। जेठानी कुछ हारी। कांता के होठों पर सातिर मुस्कान उभर आई थी। लगता है उन्हें तेरी जवानी पर तरस आ रहा है। हमारे यहाँ भाभी बहू के रिश्तों में कोई अंतर नहीं होती। जीजी, सुबह का तलक सुर था। यह तुम कह रही हो? क्यों, इसमें बुरा क्या है? जेठानी अपने पांसड़े दांत दिखाने लगी थी। कहा ना कि हमारे घर की चौखटें ही हम लोगों के लिए लक्ष्मण रेखाएं बन जाया करती है। यह तो सोचना तक महापाप होता है जीजी। सुबह अपना निचला होठ चबाने लगी थी। कहा भी है ना कि पुत्र वधू भगनी सुत नारी। जेठानी के कहे पर सुबह को आश्चर्य ही हुआ था। मन का बदलना इतना आसान तो नहीं हुआ करता। मर्द के मन से स्त्री का मन अधिक बलवान हुआ करता है।
जेठ का मन नहीं बल्कि उनकी नीति में ही खोट भर आया है। अपनी समस्या को लेकर सुबह सास के कमरे में चल दी थी, किंतु सास जेठानी दोनों ही जैसे एक ही थैले के चड्ढे बंडे निकले। वह भी तो कांता का ही समर्थन करने लगी थी। अरे वो ठीक ही तो कहती है, हमारे यहाँ घर की लाज घर में ही बनी रहती है, लेकिन जेठ तो पिता के समान हुआ करते हैं। सुबह का तर्क था, या तुम लोगों में होता होगा। सास खनी मलने लगी थी। जगनलाल भोपाल में अकेले ही रहते हैं। महीने में एक आध चक्कर वे घर का भी लगा जाया करते हैं। 4 कन्याओं के पिता होकर भी वे हर समय छैला बाबू बने रहते हैं। उनकी जेब में जेबी दर्पण व कंघी हर समय ही रहा करती है। पिछले सप्ताह जब वह घर आए थे तो सुबह के लिए ढेर सारे उपहार ले आए थे। अरे कांता उन साड़ियों को देखती ही रह गई थी। ये सब सुबह के लिए लाया हूँ। उन्होंने दांत निपोर दिए थे। वह वहीं खड़ी सुबह के ओर घूम गए थे। क्यों सुबह? जो जेठ हमेशा ही उसे बहू शब्द से संबोधित करते रहे, उन्हीं के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे बड़ा अटपटा सा लगा था। अगले ही क्षण उसने वह साड़ियाँ एक ओर फेंक दी थी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। उस दिन कोप भवन में पड़ी हुई सुबह को सारा संसार घूमता हुआ प्रतीत हुआ था। उसका अनदेखा भविष्य उसे पूरी तरह से मथने लगा था। वह किधर जाए और कहाँ जाए कुछ भी तो निश्चय नहीं कर पा रही थी। तभी जुगललाल ने उसके कमरे में प्रवेश किया था। चौंक कर वह पलंग से उठ गई थी। भयाकुल हिरणी सी वह इधर उधर देखने लगी थी। जेठ ने पलटकर अंदर से दरवाजे पर सिटकनियां लगा ली थी। सुबह का माथा ठनका था। जेठ तो नशे में धुत थे। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वह बहके हुए स्वर में बोले थे, कैसी है डार्लिंग? फिक्र मत करो सुबह, जब तक मैं हूँ। हटिए। उसने अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया था। आपको शर्म नहीं आती? शर्म काहे की? उनकी वही बहकी हुई आवाज थी। मैंने तेरी जीजी से पूछ लिया है। इन संबंधों पर उसे कोई इतराज नहीं है। इतराज मुझे है। चंडिका बन गई थी। सुबह ने उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने नीचे निकलेंगे। आप तो पूरे ही आस्तीन के साफ निकले। जुगललाल तो पूरे ही चिकने घड़े थे। उन्होंने जैसे पहले से ही निश्चय कर रखा था। वासना के उस कीड़े ने उसे उठाकर पलंग पर डाल दिया था। सुबह ने पूरी ताकत लगाकर उनका प्रतिरोध किया था। उसने उन्हें दांतों से भी काट खाया था। अनंतः वह लुट कर ही रही थी। जेठ ने उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा था। तब से जीती जागती सुबह एक प्रकार से अपने कंधों पर अपनी ही लाज ढोती चली आ रही है। दागी जिंदगी की दास्ताना वह कहे भी तो किससे? उसकी सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। जेठ के प्रति हर समय ही उसके अंतर में नफरत की आग सुलगती रहती है। आहत संवृड़ी सी हर समय वह फुफकारती ही रहती है। वह अवसर की प्रतीक्षा में है। कांता ने बाहर से उसकी तंद्रा भंग की। अरे चाय नहीं पिएगी? सुबह सामान्य हो आई। देखा तो अंदर जेठानी टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। उनकी चारों बच्चियां नाश्ता लेने लगी थी। वह भी वहीं चल दी। मन मार कर वह चाय पीने लगी। चाय पीकर बच्चियां बाहर चल दी। कांता के अधरों पर रहस्य भरी मुस्कान उभर आई। तो उनसे घृणा करती है ना? सुबह चुपचाप चाय पीती रही। वह जेठानी के चरित्र के बारे में सोचने लगी। अपने सामने में उसे एकदम ही बौनी लगने लगी। 3-4 घरों में भटकने के बाद ही वह जुगललाल के यहाँ आई है। बोलती नहीं। कांता ने उसे फिर से कुरेदा। आज वह आ रहे हैं क्या? सुबह ने पूछा। हाँ, उन्होंने रात की गाड़ी से आने को लिखा है, कांता ने बताया। तो किसी प्रकार की चिंता न कर। जो बीत गया उसे भूल जा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह का मन हुआ कि जेठानी के मुंह पर थूक दे, किंतु वह ऐसा भी तो ना कर सकी। देख रही, कांता के स्वर में मिश्री घुल आई।
मैं तो अब माँ बनने से रही, फिर क्यों ना तेरी कोख। आखिर बंस बेल भी तो सुबह खून का घूंट पीकर रह गई। चाय पीकर वह बाहर आंगन में चल दी। शाम धीरे धीरे रात में ढलने लगी। कांता एक कमरे में सुबह के सोने की व्यवस्था करने लगी। वहां उसने अगरबत्तियां जला दी। वह उसके पास आकर बोली, सुबह तू कब तक मन मारती रहेगी? तेरे खाने खेलने के दिन हैं, आज तू उन्हीं के साथ सो ले। बेकार में रंभाने से क्या फायदा? सुबह ने चुप रहना ही ठीक समझा। देख, कांता ने उसके कंधे पर हाथ रख दिए, ऐसे में तुझे भी दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। दोनों बहनें एक ही खूंटे से बंधी रहेगी। बाहर द्वार पर किसी ने दस्तक दी। कांता उठ गई। वे आ गए शायद। बाहर सचमुच ही जुगललाल थे। आज भी वे अपने साथ बहुत सारा सामान लाए हुए थे। सुबह को देखकर वह मुस्कुरा दिए। कैसी है सुबह? सुबह ने मुंह फेर लिया। जुगललाल ने कपड़े बदले। कांता उन्हें खाना खिलाने लगी। सुबह अपने बचाव का उपाय सोचने लगी। कैसे उस नर पिशाच से छुटकारा मिले। जेठानी ने किनारे वाला कमरा ऐसे ही सजा दिया था जैसे कि कभी जयंत के लिए सजाया था। देखकर सुबह की आंखें भर आई। मन मान कर वह उसी कमरे में चल दी। रात के आसपास जुगललाल अंदर कमरे में आ गए। सुबह अब भी अपने बचाव का रास्ता नहीं सोच पाई थी। तभी उसे एक उपाय सूझ आया। कैसी है डार्लिंग? कमरे में आते ही जुगललाल ने उसके लिए अपनी दोनों बाहें पसार दी। उनके मुंह से शराब के भवाके उड़ रहे थे। सुबह बाहरी मन से मुस्कुरा दी। आज मेरा दूसरा ही दिन है। आप कल परसों? ओह, जुगललाल ने खिचकी भरी। यह तो अच्छी बात है। कल सुबह सवेरे सबसे पहले मेरा ही मुंह देखना। इससे हमारा कुल दीपक भी हमारी ही शक्ल का होगा। सुबह चंडिका बनती बनती रह गई। तो क्या वह बदमाश उसे बच्चे चलने की मशीन भर समझे हुए हैं? वह चुप ही रही। किसी प्रकार उसने वह रात काट दी। तीसरा दिन भी आ गया। जेठ सुबह से ही छैला बाबू बनने लगे। उधर सुबह अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में दहक रही थी। उसी मनोदशा में उसने जेठ को ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया। उसने सुन रखा था कि अधिक नींद की गोलियां लेने से आदमी हमेशा के लिए सो जाया करता है। बाजार से वह नींद की गोलियां खरीद लाई। उन्हें पीसकर उसने एक ओर रख दिए। दोपहर को जेठ ने उसके कमरे में आकर सुबह को बुलाया और कहा, तो आज हम दोनों नए सिरे से सुहागरात मनाएंगे। आप पीते भी हैं ना? सुबह ने भोलेपन से पूछा। हाँ, जुगललाल ने कंधे उचका दिए। पीकर तो मुझे नर्क भी स्वर्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, सुबह मुस्कुरा दी। तो आज मैं आपको अपने ही हाथों से पिलाऊंगी। जियो। जुगललाल का खुरदरा हाथ उसके कंधे पर आ गया। साकी और शराब दोनों का नशा बुलंदियों को छूने लगता है। आज तो मैं जीते जी स्वर्ग चला जाऊंगा। सुबह की सपाकर जुगललाल को बिना पिए ही नशा सा चढ़ने लगा। वह दूसरे कमरे से बोतल उठा लाए। जब मैं आऊँ तो जाम तैयार रखना। ठीक है। सुबह ने वह बोतल ले ली। आधी रात हो आई थी। सुबह पिसी हुई नींद की गोलियों का गिलास में डाल चुकी थी। बाहर आहट हुई। वह गिलास में शराब उड़ेलने लगी। ऐसे में उसकी आंखों के आगे एक दूसरा ही दृश्य नाचने लगा। वह कोर्ट के कटघरे में खड़ी है। सरकारी वकील दलील पर दलील देता हुआ उसे दोषी सिद्ध करता आ रहा है। द्वार की चींचू ने सुबह के उस दृश्य को धो पोंछ दिए। सामने खड़े जुगललाल को देखकर उसका कलेजा तेजी से धड़कने लगा। अंदर के दृश्य को देखकर उनकी बाँछें ही खिल आई। सेंटर टेबल पर शराब का गिलास लबलबा भरा रखा था। उन्हें मुंह में पानी भर आया। हम आ गए जाने मन। किसी खलनायक के अंदाज में जुगललाल उसी की बगल में आ बैठे। साकी और शराब भी तैयार है। सुबह ने उनके हाथ में वह जाम थमा दिए। आज तो मैं भी जीते जी। जुगललाल घूंट पर घूंट भरने लगे। हर घूंट में उन्हें मदहोश करने लगा। गिलास खाली करते ही वह नीचे एक ओर लुढ़क गए। उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सुबह ने पिच से उनके मुंह पर थूक दिया। अगले ही क्षण उसके हाथ
अटैची में कपड़े ठूसने लगे। शराब की बोतल और गिलास दोनों को तोड़कर उसने उन्हें गटर में फेंक दिया। उधर जुगललाल एकदम ठंडे पड़ चुके थे। बाहर सांस कर रात गुजरती जा रही थी। भयाकुल सुबह वहां से जल्द भाग जाना चाहती थी। हाथ में अटैची लिए हुए वह कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। अशांत सुबह की आंखों के आगे अब एक दूसरा ही दृश्य उजागर होने लगा। उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया है। उससे उसकी दिली इच्छा पूछी जा रही है। भविष्य की तो कल्पना मात्र से ही उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो आया। जो होगा देखा जाएगा। सुबह स्वयं को धैर्य बांधने लगी। वह और भी तेज तेज कदमों से बस अड्डे की ओर जाने लगी।